नमस्कार, मैं शिराज। कुछ समय पहले जब मेरी एक आर्मी ऑफिशियल से बात होती है तो मुझे पता चलता है कि एक A4 साइज़ की शीट जो कि चाइनीज़ भाषा में लिखी थी, उसको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लगभग 2000 रुपये का खर्चा आता है। इससे दो नतीजे पे मैं पहुंचा। पहला ये, निश्चित रूप से एक भाषा के प्रति हमारी उदासीनता काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी ये जो कि अगर हम बड़े कंटेक्स्ट में देखें, चाइना के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ कितनी सीमित है। तो आज जैसे कि हम देख रहे हैं, बॉर्डर पे हमारा फेस ऑफ चल रहा है, तो ज़रूरी ये है आज के समय कि हम समझें कि चाइना का पर्सपेक्टिव क्या है, चाइना कैसे सोचता है, चाइना विश्व को किस तरीके से देखता है और क्या उसका पास्ट रहा है इस चीज़ को लेके, किस तरीके उसने चीज़ें को डिफाइन किया है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी लिमिटेड है चाइना को लेके, यही चीज़ बॉर्डर के उस तरफ भी दिखती है। 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री बीजिंग जाने वाले थे तो वाशिंगटन पोस्ट का एक सर्वे होता है, पूछा जाता है वहाँ के जनरल पब्लिक से कि आप भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आप कैसे देखते हैं। आपको अंदाज़ा होगा आधे से ज़्यादा लोगों को हमारे प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं पता था, और लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कौन आ रहा है। पास्ट प्रेजेंट में हमेशा से रहा है, रहता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, और वो फ्यूचर भी, भविष्य भी किसी न किसी हद तक जो है डिसाइड करता। तो अगर हम चाइना की जर्नी की बात करें तो चाइना की जर्नी एक शानदार जर्नी रही है। पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन, फिर क्लासिकल एम्पायर, फिर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, और अब एक ग्रेट पावर स्टेटस। तो किसी न किसी रूप में हम देखते हैं चाइना शुरू से ही, जब से चाइना का यूनिफिकेशन होता है 221 BC से लगभग 2500 साल पहले आज से, तो हम देखते हैं कि चाइना किसी न किसी रूप में वर्ल्ड स्टेज पे रहा है। और एलाइट, चाइना का जो एलाइट वर्ग था, इस चीज़ के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं रहा। जैसे हम देखते हैं यूएस के लिए सुपर पावर स्टेटस एक शब्द है, चाइना के पास ऐसा कोई शब्द नहीं था, क्योंकि उनकी फ़िलॉसफी इस चीज़ पे आधारित थी कि हम सुप्रीम हैं, हम मिडिल किंगडम हैं। इस फ़िलॉसफी का नाम था ऑल अंडर हेवन, जिसे हम चाइनीज़ में शियानशिया के नाम से जानते हैं। इस फिलॉसफी के कुछ एक डेफिनेट कंपोनेंट थे जिसे मैं आज बताना चाहूँगा आपको। सोवरेन स्टेट की जो आज परिभाषा है, हर देश अपने आप में सोवरेन है, लेकिन चाइनीज़ फिलॉसफी में ये सोवरेन नहीं है। मिडिल किंगडम है जो कि चाइना है, बाकी उसके रिलेटेड, उसके ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हैं। दूसरी चीज़ हम बात करें, सबसे बड़ी जो एक यूनिट है आज के समय में, वो एक नेशन स्टेट है, और लेकिन चाइना के हिसाब से वो नेशन स्टेट नहीं है, वो पूरी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है जिसे वो एक देखते हैं। और तीसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, चाइना सोसाइटी को फैमिली के रूप में देखता है। जैसे कि वेस्ट के अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ लिबरलिज्म की अप्रोच है, और आज हर जगह लगभग लिबरलिज्म को ही अपनाया जाता है। वो लिबरलिज्म इंडिविजुअलिटी पे जोर देता है, यानी कि जो एक शख्स भी है उसकी भी बात की जाती है, लेकिन फैमिली का जो एक कंसेप्ट है, एक सोसाइटी है, फैमिली के तौर पे देखा जाना, वो चाइनीज़ का एक कंसेप्ट है। यही फैमिली का कंसेप्ट आगे चल के हम देखते हैं कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को जन्म देता है, और यही एक वजह है कि ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाती है तो चाइना कभी नहीं मानता, क्योंकि इंडिविजुअलिटी पर चाइना कभी जोर नहीं देता। अब हर फिलॉसफी का एक अपना एक एम होता है, अपना एक गोल होता है। इनका भी एक एम है, वो ये कि ये हमेशा रेस्पेक्ट पे जोर देते हैं, लेकिन जो ये रेस्पेक्ट होती है वो ज़बरदस्ती नहीं, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नहीं, और ना ही डोमिनेशन के थ्रू होती है। जैसे कि हम वेस्ट को देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक पर्पस होता है। किन शी हुआंग, जो कि जिनके समय चाइना का यूनिफिकेशन हुआ और चाइनीज़ वॉल का निर्माण हुआ, उस दौरान जब इन्होंने अपना पूरा एक यूनिफिकेशन कर लिया तो ये इस नतीजे पे पहुँचे कि जितनी बड़ी टेरिटरी होगी उतना ही रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा। यही फिलॉसफी चाइना की आगे तक चली, और कभी भी इन्होंने एक्सपेंशन पे जोर नहीं दिया। अगर हम 1962 के युद्ध की बात करें, जब चाइना यूनिलेटरली विड्रॉल कर जाता है, माओ से तुंग का यही कहना था कि वो भारत को सबक सिखाना चाहते थे, रेस्पेक्ट करें, ताकि भारत, नेहरू ख़ास तौर से रेस्पेक्ट करें। और 1979 के युद्ध में, जो कि वियतनाम से युद्ध था, नॉर्थ वियतनाम में चीन हमला करता है और अब वहाँ पे भी यूनिलेटरल विड्रॉल कर जाता है।
ये एक डिबेट का इशू रहा है कि 1971 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में, जब बांग्लादेश की स्थापना होती है, यूएस हम जानते हैं पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ था, और चाइना से जब बातचीत चल रही थी तो यूएस कहता है कि आप ईस्टर्न फ्रंट खोलिए, वेस्टर्न फ्रंट जैसे कि पाकिस्तान ने खोल रखा है, हमला करिए। तो चाइना का कहना था कि ये आपका इशू है, आपकी लड़ाई है, हम इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये समय जब था जब 4 साल पहले 1967 में भारत चाइना का एक झड़प भी हुई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाइना ने हमेशा से ही साइकोलॉजिकली जो अपना एक्सपेंशन चाहा वो अपने अचीवमेंट्स और अपने कंडक्ट्स के थ्रू चाहा। कल्चरली हम देखते हैं कि चाइना कभी भी मिशनरी सोसाइटी नहीं रहा, उसने अपना जो एक्सपेंशन था वो कल्चरली वो फैलाना नहीं चाहा। जैसे कि हम वेस्ट को देखते हैं, जब वेस्ट का एक्सपेंशन चल रहा था, ये ब्रिटेन का, तब उनका मिशनरी भी एक कंसेप्ट के साथ चलता था, लेकिन चाइना ने कभी इस पे जोर नहीं दिया। आप कल्चरली चाइना के दोस्त हो सकते हैं, ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, जैसा कि चाइनीज़ डिप्लोमेसी में यूज़ किया जाता है वर्ड ओल्ड फ्रेंड, और लेकिन आप कभी भी चाइना के साथ या उसके पीर नहीं हो सकते हैं। तो वो कभी भी आपको बराबर का दर्जा नहीं देता है। और जैसे कि हम हर कल्चर में ही देखते हैं कि अपने को हर कोई सुप्रीम मानता है। लेकिन इसका हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं। जब मंगोल 13वीं शताब्दी में चाइना को जीतते हैं और 17वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि मांचूस चाइना को जीतते हैं, उस समय चाइनीज सोसाइटी उन्हें अपनाती है, यानी कि कल्चरली भी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं कल्चरली। जनरली ऐसा कम ही देखा जाता है, जैसे कि हमने ये मुगलों के टाइम पे देखा, मुगल आए और पूरी तरीके से यहाँ के होके रह गए, ऐसे ही मंगोल्स और मांचूस भी। तो इसलिए हमने देखा कल्चरली एक्सपेंशन चाइना का जो था वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ना कि कनकेस्ट के थ्रू। दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि मॉडर्न वर्ल्ड की अगर बात की जाती है तो चाइना को हमेशा से मॉडर्न सोसाइटी ने, मॉडर्न वर्ल्ड ने, ब्रिटेन ने, वेस्ट ने हमेशा अपने साथ मिलाना चाहा। इसीलिए फर्स्ट ब्रिटिश एनवॉय, जो कि पहले ब्रिटिश एनवॉय थे, जॉर्ज मैकार्टनी, वो चाइना आते हैं और वो फ्री ट्रेड करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो प्रोडक्ट थे उनके, वो उसका बिजनेस करना चाहते हैं और एक एम्बेसीज की स्थापना करना चाहते हैं। जो एम्बेसीज की स्थापना होती है वो एक ब्रिटिश वेस्टफीलियन स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट है। वेस्टफीलियन स्ट्रक्चर यूरोप में 30 साल की लड़ाई, जो कि 17वीं शताब्दी में शुरू हुई और 30 साल तक चली। उसके बाद एक सहमति बनी यूरोप में कि भाई आप एक बॉर्डर को डिसाइड कर लिया गया कि ये बॉर्डर हैं और इसमें इंटरनल मैटर्स में कोई दूसरा देश किसी तीसरे देश को में इंटरवीन नहीं करेगा। तो ये एक वेस्टफीलियन स्ट्रक्चर था, इसी का एक पार्ट था एम्बेसीज की स्थापना होना। चाइनीज़ ने मना कर दिया ये कहते हुए कि आपके यहाँ तो छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स हैं, अगर सभी हमारे आने लग गए तो हमारे यहाँ तो दरबार में जगह ही नहीं बचेगी। दूसरी चीज़ ये, जो आप प्रोडक्ट्स लाए हैं उसकी हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। 1815 में ब्रिटेन वाटरलू के युद्ध में जीतता है और ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। अब एक दूसरे एनवॉय आते हैं, विलियम आर्मस्ट। इन एनवॉय को भी मना कर दिया जाता है, लेकिन पावरफुल होने के बावजूद ब्रिटेन इन चाइना पे हमला नहीं करता है, क्योंकि ब्रिटेन के पास एक और हथियार है, पावरफुल हथियार है जिसका वो यूज़ करते हैं, और वो था अफीम। अफीम चाइना को भेजा जाता है, इंडिया से उगाकर, भारत से उगाकर चाइना को बेचा जाता है चोरी छिपे, और उसका ये प्रॉफिट लंदन जाता था। जब चाइना इसको अपोज करता है तो चाइना से युद्ध होता है, उससे हराया जाता है और उससे एक ट्रीटी साइन की जाती है, और शर्त यही होती है कि आपके दरबार में हमारा एक मंत्री बैठेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हमारे यहाँ बंगाल की रियासत को हराने के बाद एक मंत्री बैठा दिया जाता था, और ऐसे ही मद्रास में जो उसके अहम निर्णयों को, डिसीजंस को बहुत प्रभाव डालता था। तो ये एक शुरुआत होती है जहाँ चाइना को एम्बेसीज का जो एक शुरू हुआ, और इसको चाइना में लीगेशन क्वार्टर के नाम से जाना गया। जैसे हमारे यहाँ साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक या चाणक्यपुरी में कुछ एम्बेसीज आप देख सकते हैं। तो ना चाहते हुए भी हम देखते हैं कि चाइना को वर्ल्ड इंटीग्रेशन में जो वेस्टफीलियन स्ट्रक्चर था उसमें आना पड़ा।
दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि चूंकि वेस्ट ने हमेशा चाइना को अपने साथ मिलाना चाहा, अपने साथ करना चाहा, कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली, लेकिन चाइना ने इसे शुरू से ही अपोज किया और ये कहते हुए अपोज किया कि हम आपका वेस्टफेलियन स्ट्रक्चर, आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हम रूल मेकिंग में थे ही नहीं, हमारा कोई रोल नहीं था, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये उनकी फिलॉसफी के खिलाफ भी था, जो उनके जो ट्रेडिशंस थे, उनकी कल्चर था, उनके सब चीज़ के खिलाफ था। लेकिन हम देखते हैं 1979 से चीज़ें बदलने लगी। अब चाइना अपनी इकोनॉमी ओपन कर देता है। अगर आज हम देखते हैं तो चीज़ें बिल्कुल बदली हुई हमें दिखती हैं। यूएस जिसने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, वेस्ट ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, यूएस उन सब में सबका सर्वसर्वा था, वो अब इन यूएन की बॉडीज से और यूएन के इस स्ट्रक्चर से, वेस्टर्न स्ट्रक्चर से पीछे हट रहा है। और चाइना जो कभी अपोज करता था हर चीज़ को, हर इंटीग्रेशन को, वो अब उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। आप यूएन की बॉडीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि WTO, WHO, यूनेस्को, पेरिस क्लाइमेट समिट, हर जगह से यूएस पीछे हो रहा है। चाइना जो कभी अपोज करता था हर बॉडी में आ रहा है। अब इतना समझने के बाद एक बात तो साफ कही जा सकती है, जो चाइना का पर्सपेक्टिव है और जो चाइना के आज के एक्शंस हैं वो बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। जैसे कि टेरिटोरियल मिलिट्री की हम बात करें तो एक्सपेंशन, हम हर जगह इसका एक्सपेंशन देख रहे हैं जो कभी नहीं होता था। हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्वमेंट देखते हैं जो हर देश से इनका इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमी में, तो वो पहले कभी नहीं होता था। वेस्टफेलियन स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ये उसे सबसे ज़्यादा मानने लगे। वर्ल्ड की हर बॉडी में आपको चाइना दिखेगा। मल्टीलेटरल बॉडी की बात की जाए तो वो भी आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा शुरू में कि पास्ट हमेशा प्रेजेंट में किसी न किसी रूप में बना रहता है और वो फ्यूचर के डिसीजंस में भी इम्पैक्ट डालता है। पास्ट को छोड़ना आसान नहीं होता, खास तौर से एक बड़ी सभ्यता, एक महान सभ्यता को। लेकिन चाइना ने इस मिथ को तोड़ा है और पास्ट को भुलाया है, प्रेजेंट को बदल रहा है, फ्यूचर बदलना शुरू हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पिछले 50 सालों में ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने खुद को बदल दिया बिल्कुल, और आज जो हम देख रहे हैं वो बदला हुआ चाइना देख रहे हैं। तो चीज़ों को समझते रहिए, इश्यूज पे नज़र बनाए रखिए। जय हिंद।